हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लेक्चर 2 की। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि क्या होता है और कैसे होता है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो आइए हम लोग वन बाई वन देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या कह रहा है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यानी कि आपको एक वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन है उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाना है। द फर्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ z एंड y। सब्ट्रैक्शन ऑफ z एंड y, तो z एंड y का सब्ट्रैक्शन क्या होगा बेटा, z माइनस y। ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया, ये इसका क्या हो गया बेटा, सब्ट्रैक्शन। तो बस इसको इस तरीके से शो कर दोगे, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x प्लस y, x एंड y। तो सम ऑफ यानी कि x प्लस y की है। अब इसका क्या कह रहा है, 1/2 करना है। तो इसका 1/2 करने का मतलब या तो तुम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दो, या इसको आप ऐसे x प्लस वाई अपॉन 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों करेक्ट रहेंगे बेटा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नंबर z, थर्ड नंबर, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। तो अगर मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा तीसरा वाला, अगर z वाला इटसेल्फ यानी कि z से ही मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा। इससे पहले अगर हमने जिस चैप्टर को रीड किया था एक्सपोनेंट एंड पावर में, उसमें हमने क्या बताया था कि अगर दो नंबर सेम नंबर्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर वो बन जाती है। तो देयर इज 1 एंड 2, देन इट मींस टू से z टू द पावर 2, यानी कि z स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। ओके, दैट वन इज द थर्ड। नेक्स्ट, फोर्थ, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। p एंड q का प्रोडक्ट करिए, p मल्टीप्लाई बाई q और इसका 1/4 कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1/4, या तो आप इसको p q अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। p मल्टीप्लाई बाई q को p इंटू q डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बनेंगे। नेक्स्ट 5, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। x को स्क्वायर कर लिया गया और y को भी स्क्वायर किया गया, लेकिन स्क्वायर करके क्या कर लिया गया बेटा, ऐड कर लिया गया। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आप शो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। सबसे पहले प्रोडक्ट करना है m n और n का, अब इसका 3 टाइम्स कर दिया, अब इसमें 5 ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। द 5 एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ mn, तो 3mn प्लस 5, इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z 10। तो प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है y एंड z। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है 10 से, तो हम लिखेंगे 10 माइनस yz। दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दियर प्रोडक्ट। यानी कि a और b को ऐड करना है, क्या करना है बेटा, a और b को ऐड करना है और उनके प्रोडक्ट से उनको माइनस करना है। तो अगर मैं इनका सम करता हूं तो ये आता है, और अगर इनका प्रोडक्ट करता हूं तो ये आता है। तो हमसे कह रहा है द सम ऑफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दियर प्रोडक्ट, तो ए बी और माइनस ब्रैकेट लगा के a प्लस बी, ऐसे लिखोगे। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अब यहाँ ए बी माइनस ए, और ये जब ब्रैकेट हटता है बेटा तो ये पॉजिटिव साइन माइनस हो जाता है, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, माइनस बी। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये लगभग 8 क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस यहीं पे खत्म हो गए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। अब इसका ट्री डायग्राम कैसे बनता है बेटा, थोड़ा सा हम लोग इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें टर्म्स की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा x माइनस 3 है,
इसके टर्म्स कितने कितने हैं बेटा? दो टर्म्स हैं, पहला टर्म x और दूसरा टर्म 3 और वो भी -3। अब इसका फैक्टर कितना है? इसका फैक्टर ये खुद ही है, इसका फैक्टर ये खुद है और इसका फैक्टर भी ये खुद है, तो इसका फैक्टर x हो गया और इसका फैक्टर 1 और -3, ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है बेटा, 1 को हम लोग जल्दी लिखते नहीं है, तो केवल ये ये खुद के लिए एक फैक्टर है। नेक्स्ट ये वाला, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितने टर्म है बेटा? पहला टर्म 1, दूसरा टर्म x, तीसरा टर्म एक्स स्क्वायर, ये 3 टर्म्स हैं। अब इसका फैक्टर 1, इसका फैक्टर x और इसका फैक्टर ये खुद एक्स स्क्वायर है, या तो इसको x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? x इंटू एक्स, ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा? फैक्टर्स हो जाएंगे। तो x इंटू एक्स ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से आप ट्री डायग्राम बना लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ट्री डायग्राम देखिए यहाँ पे बनाना आपको सिखाया गया था प्रीवियस लेक्चर में। देखिएगा, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया था ये टर्म्स हैं और ये इसके फैक्टर्स हैं, ये टर्म्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो जिसके फैक्टर नहीं निकलते वो आपस में क्या है, एक खुद ही टर्म और फैक्टर वो दोनों हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। तो इसको टर्म्स तक ही केवल सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे की चीजें आगे देखते हैं। नेक्स्ट y माइनस वाई क्यूब, बहुत इजी है y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। y माइनस वाई क्यूब, तो इसके दो टर्म बनेंगे, पहला y और दूसरा माइनस वाई क्यूब। इसका फैक्टर बनेगा नहीं, इसके 3 फैक्टर बनेंगे, पहला माइनस वाई, वाई और वाई। ठीक है, तो माइनस वाई 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 इस तरीके से कर सकते हो। तो एक पहला फैक्टर माइनस वाई हो जाएगा, दूसरा वाई, तीसरा वाई, या तो तीनों को माइनस में कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। क्योंकि पावर इवन नहीं है, ऑड है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट 5x स्क्वायर 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ फिर। देखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5xy स्क्वायर और फिर प्लस 7x स्क्वायर वाई, तो इसके बेसिक दो फैक्टर्स, पहला फैक्टर 5xy, सॉरी इसके दो टर्म्स, पहला टर्म्स ये है, दूसरा टर्म है ये। अब इनके फैक्टर्स कितने बनेंगे, पहला 5, दूसरा x, तीसरा y। अब चूंकि y स्क्वायर है तो इसमें 4 फैक्टर बन जाएंगे। इसके कितने बनेंगे, 7x x एंड y। तो इसी स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर। तो ये वही बोल रहा है कि इसको ट्री डायग्राम या ट्री स्ट्रक्चर में शो करिए, दैट इज द ट्री डायग्राम। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही लास्ट वन आपको अपने मन से करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर इन द एक्सप्रेशन बिलो। अब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके से शो नहीं करना है। तो यहां पर टर्म क्या है, -4x और 5, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, टर्म -4x, 5। अब इसके फैक्टर्स क्या लिखोगे, अब इसके फैक्टर्स लिखोगे -4, x एंड 5। तो इसके लिए -4, x हो गया और इसके लिए क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। ठीक है, या तो फैक्टर ऑफ -4x दिस एंड द फैक्टर ऑफ 5 ये लिख दोगे।
एकदम सेम जैसे ये होगा, ये होगा, इसको करके मैं बता देता हूं एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसे होगा देख लेते हैं, मैं हल्का सा इरेज करता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। बहुत ही सिंपल होते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस, केवल आपको केयरफुली करना होता है, थोड़ा सा आपको फोकस होना होगा, आप इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है बेटा, और ऊपर से ये मार्किंग नंबर भी होता है, बहुत अच्छे मार्क्स भी इसमें मिल जाते हैं अगर आपको क्लियरली आता है। सो द एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले आप यहाँ टर्म्स लिख लीजिए, एक्स वाई एंड 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फैक्टर्स, तो आपने लिखा फैक्टर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमा एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई। दिस आर द फैक्टर। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स और टर्म्स को डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ई एंड ये करना है। अब इसमें नंबर क्या है, डेसिमल में आ गया बस, और कुछ नहीं है। डेसिमल का नंबर डेसिमल में लिखेंगे, 2.4, 3.6, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, बाकी आपको फैक्टर्स तो दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही इजी होते हैं बेटा इसके क्वेश्चन, आपको बस थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जी, अब इसमें टर्म्स क्या बनेंगे, तो पहले 3/4x ले लेना, और जब इसका फैक्टर लोगे तो 3/4 एक अलग फैक्टर और x अलग फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे, सेम यही तरीका यहाँ पे लगाओगे आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा इसके, आप ट्राई करिएंगे इसके क्वेश्चंस को। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, आंसर नहीं आता है करेक्ट, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बेटा कमेंट कर देंगे, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन द कांस्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। इफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कांस्टेंट नंबर को छोड़ दिया जाए तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी कि वेरिएबल के साथ, इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा। अगर मैं 5 को देखूंगा तो देखो 5 अकेले ये कांस्टेंट है, तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पहला तो 5 बनता है, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि कह रहा है अदर देन कांस्टेंट्स। तो आप यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या लिख दोगे, -3। क्या लिख दोगे बेटा, -3, क्योंकि 3t स्क्वायर है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया -3। इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना हो गया, तो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1, इसका कितना 1, इसका कितना 1, तो इन सबका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 1 है। यहां पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखोगे फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर 2xy इज इक्वल टू 2, फॉर 3y इज इक्वल टू 3। ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं। ऐसे ही इसमें लिखोगे तो लिखोगे फॉर 100m 100, फॉर 1000n 1000। यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो -1 आ जाएगा न्यूमेरिकल, और यहाँ पे आ गया 7, यहाँ 1.2 और यहाँ 0.8। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3.14 न्यूमेरिकल है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 है, इसका क्या है, 2 है, क्योंकि 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहां पर जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा बेटा वो 2 होगा। इज दैट क्लियर? तो आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स व्हिच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट x। जिसका पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे टर्म्स को जिसमें x हो और उसका कोएफिशिएंट भी x हो। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले इक्वेशन की, क्या इसमें x है, हाँ है, तो इसका कोएफिशिएंट भी x होगा, यानी कि कोएफिशिएंट x है। तो केवल आइडेंटिफाई करना है टर्म्स व्हिच कंटेन x, तो ये वाला टर्म आइडेंटिफाई हो गया। क्या इसमें x है कहीं, यहां पर है, तो ये भी आइडेंटिफाई हो गया। इसमें x है, ये है। ठीक है, अब आइडेंटिफाइड टर्म, तो कौन से टर्म में x है, तो इस वाले टर्म में x है, यहाँ इस वाले टर्म में x है, यहाँ ये वाला टर्म x का है। इसमें कौन सा टर्म x का है, ये वाला टर्म x का है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, z, इसका कोएफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट बता रहे हैं, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है,
-8y, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1। ऐसे ही यहाँ पर कहाँ है x, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों जगह है, दो टर्म्स आ गए, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट y। यहाँ पर x कहाँ है, इस वाले टर्म में है, इसका कोएफिशिएंट यानी कि x का कोएफिशिएंट 12y स्क्वायर। तो अगर 12xy स्क्वायर है तो x का कोएफिशिएंट निकालना है, तो बेटा x को छोड़ दो और बाकी जितने नंबर है उनको ले लो, तो 12y स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। यहां पर y स्क्वायर है, ये टर्म ले लिया, -8y स्क्वायर, सॉरी -xy स्क्वायर, ठीक है, क्या ले लिया -xy स्क्वायर, ये टर्म ले लिया। अब इसका कोएफिशिएंट क्या निकला -x, y स्क्वायर को छोड़ दो, x कोएफिशिएंट आ गया यहां पर, तो यहां पर -5y स्क्वायर इज द टर्म, सॉरी 5y स्क्वायर इज द टर्म, और कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा सिर्फ 5, ठीक है, एकदम सेम यहां करना है। यहां सब, यहां देखो ये भी y स्क्वायर है और ये भी y स्क्वायर है, तो ये दोनों y स्क्वायर के टर्म्स तुमने कंटेन कर लिए। अब इसका तुम कोएफिशिएंट निकालोगे तो क्या आएगा, इसका जो आ जाएगा बेटा -15x और इसका कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो बहुत इजी है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये क्या है बेटा, दो टर्म है तो बाइनोमियल, ठीक है, ये क्या है बाइनोमियल। ये सिंगल टर्म है मोनोमियल, इसमें 1 2 3 तीनों अलग अलग वेरिएबल्स के साथ हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इसमें कोई टर्म ही नहीं है तो एक तरीके से ये मोनोमियल हो गया। क्यों, क्योंकि ये 100 कांस्टेंट है तो ये मोनोमियल। ये क्या हो जाएगा बेटा ट्राइनोमियल, ये क्या हो जाएगा बेटा बाइनोमियल, दो टर्म आ गए। ये क्या हो गया बेटा पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर, बाइनोमियल। मोनोमियल सिंगल टर्म है टर्म्स प्लस और माइनस के साइन से अलग होते हैं। ये क्या है बेटा ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल। हाँ नंबर सेम है लेकिन ये स्क्वायर है और ये जेड है तो ये अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे, तो ये बाइनोमियल्स। ये क्या हो गया बेटा ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, डबल है बाइनोमियल, ट्रिपल है ट्राइनोमियल, इस तरीके से आप कैटेगराइज करते हैं, ठीक है बेटा। आगे कह रहा है स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म ऑफ लाइक और अनलाइक। तो पहला वाला लाइक टर्म है क्योंकि इन दोनों में किसी भी तरीके का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है और ये दोनों की दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है। अगर ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है दैट्स व्हाई हम इसको क्या कह सकते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं। सेकंड, लाइक और अनलाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ उनके वेरिएबल वैल्यू पे ध्यान देना है, क्या वेरिएबल सेम है। तो अगर मैं इसको उठाता हूं -7x एंड 5/2x, वेरिएबल x वेरिएबल x, ना स्क्वायर है ना कुछ है, दोनों x है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो ये लाइक टर्म है, ये इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। तो ये भी लाइक टर्म नहीं है, ये भी लाइक टर्म नहीं है। ये देखिए यहाँ पर x y है और यहाँ पर y x है, तो क्या सेम है, यस। x y और y x का मतलब कुछ भी, तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा x मल्टीप्लाई बाई y विच इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई x, दोनों इक्वल होते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपने अगर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे लॉ पढ़े होंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, तो x मल्टीप्लाई बाई, तो यानी कि x y इज आल्सो इक्वल टू y x, यानी कि ये दोनों क्या है बेटा सेम है। तो यहां पर ये जो वेरिएबल्स दिए हैं ये दोनों क्या है सेम है, तो ये लाइक टर्म हो गया। m स्क्वायर p और m p स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर m पर है और यहाँ पर स्क्वायर p पर है, यानी कि दो अलग अलग नंबर्स पे स्क्वायर है, तो ये सेम टाइप का वेरिएबल नहीं हुआ, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो ये क्या हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। x z और x स्क्वायर z स्क्वायर दे दिया, ठीक है बेटा।
और देखिएगा एक्स जेड दोनों में है, लेकिन ये सिर्फ एक्स जेड है और ये दोनों का होल स्क्वायर है, तो यानी कि वेरिएबल क्या हो जा रहे हैं बेटा, चेंज हो जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये भी अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को हम आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिएबल एंड द पावर ऑफ वेरिएबल के टर्म में करते हैं। सब कुछ सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए, तब वो टर्म्स क्या कहलाएंगे बेटा, लाइक टर्म्स कहलाते हैं, अदरवाइज वो लाइक टर्म्स नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इसमें लाइक टर्म्स पता करना है, तो एक्स वाई स्क्वायर देखो और कहीं है, एक्स वाई स्क्वायर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर एक यहां पर है, एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए बेटा। ठीक है, पहले तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए, ये और ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। अगला वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, तो ये वाई एक्स स्क्वायर यहां है, वाई एक्स है, स्क्वायर नहीं है, ये है वाई एक्स स्क्वायर, ये भी वाई एक्स स्क्वायर है, तो बेटा एक ये और एक ये भी लाइक टर्म हो गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर यहां पर है और एक्स स्क्वायर यहां पर भी है। ठीक है, तो देखो एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक बचा ये टर्म, ये क्या है बेटा, लाइक टर्म्स है, क्योंकि ये सब के सब एक्स स्क्वायर हैं। y वाले फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो y वाले फॉर्म में कौन कौन है, 7y और y कहां है, और ये अकेला y, ये दोनों लाइक टर्म्स के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, x का टर्म कहां है, x है और एक x यहां है। ठीक है, ये सब x के टर्म में है। अब हम लोग देखते हैं एक्स वाई का टर्म, वाई एक्स या एक्स वाई का टर्म, तो ये है और एक ये है, तो इस तरीके से ये पेयर हो गए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने सारे पेयर को देखा, तो ये सब एक पेयर में है। ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है बेटा, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको बस बेटा थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा क्या आता है, इसके बाद आता है एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं बात करता हूं बेटा एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहां होता है बेटा, इसके लिए एक कंडीशन होती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन द लाइक टर्म्स ही होता है, ये लाइक टर्म्स के बीच में ही होता है। ठीक है, अगर कोई अनलाइक टर्म्स है तो वो ऐड नहीं होंगे, उनको आप सिंपली लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, इनको आप केवल ऐसे ही लिख सकते हो। लेकिन अगर एक x है दूसरा भी x है तो इसका आंसर आप 2x लिख सकते हो, तो ये एडिशन पॉसिबल है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल होंगे तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसको आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं x प्लस वाई, इसके आगे कुछ नहीं लिख सकते। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में ही सॉल्व होंगे, यानी कि अगर किसी का वेरिएबल x है तो उसका वेरिएबल x ही होना चाहिए, उसी के साथ उसको जोड़ सकते हैं। अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर होना कंपलसरी है, नहीं है तो आंसर केवल x स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन आप सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, आंसर गलत आता है। इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि हम लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे बेटा। किस टर्म्स के बीच में करेंगे बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन, लाइक टर्म्स के बीच में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। इज दैट क्लियर? तो बेटा फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो बात देखी वो था इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की, यानी कि एक्सरसाइज 12.1। कल हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी आज मैंने इसका कुछ बेसिक चीज बताया कि किस तरीके से ऐड करना है। ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे सिंपल और सबसे जरूरी चीज है लाइक टर्म्स के बिटवीन एडिशन और लाइक टर्म्स के बिटवीन सब्ट्रैक्शन। अनलाइक टर्म्स के बिटवीन एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है बेटा, इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो सातवां क्वेश्चन अभी मैंने आपको सातवें का ए पार्ट बताया, ऐसे ही सातवें का बी पार्ट है। अब इस बी पार्ट को बेटा आप अपने मन से सेल्फ से ट्राई करेंगे
अगर सॉल्व होता है देन इट इज गुड, नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बेटा कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ओके बेटा, देन आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको टेक करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल आज इतना ही। तब तक आप इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की बुक्स हैं इसको सॉल्व करिए। अगर आपके स्कूलों में कोई एक्स्ट्रा बुक प्रेफर्ड होती है मैथ के लिए अदर किसी राइटर की, तो आप उससे भी रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, ठीक है। बिकॉज मैथ एक ऐसी चीज है बेटा जिसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इफिशियंसी आपके अंदर आती है, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम बेटा बेसिक यही होती है कि करते सब है, आता सब कुछ है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस लिखना भूल जाते हैं। इन सारी मिस्टेक्स को दूर करने के लिए बेटा हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, और प्रैक्टिस करने से हमारी कैलकुलेशन भी फास्ट होती है, तो हम जल्दी फास्ट रेट पे भी आ जाते हैं, जिससे हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस काफी कम टाइम में हो जाता है। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में बेटा हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजों को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।